नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के संबंध में समझने का प्रयास करेंगे। अभी आने वाला जो भी एग्जाम है उस एग्जाम में, चाहे वो पीसीएस लेवल का हो या एसएससी लेवल का हो, उस एग्जाम में 1 से 2 नंबर का यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, जो आपके एग्जाम में रिजल्ट को तय करता है। कंपटीशन के एग्जाम में एक एक नंबर आपके लिए बहुत मायने रखता है। यह आपका जनरल एकेडमिक एग्जाम नहीं है जो 1 नंबर 2 नंबर कम भी है तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। कंपटीशन एग्जाम में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन पेपर को पढ़ना होता है और उसे सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि यदि आपका 1 नंबर कम आया आपके दोस्तों से तो आप लगभग 500-1000 बच्चों से नीचे आपका रैंक हो जाएगा। तो इस कारण से आप के ऊपर यह निर्भर करता है और आपको यह ध्यान देना है कि आप अपने एग्जाम के सिलेबस के अनुकूल आप अपने तैयारियों पर जोर लगाएं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम हिस्ट्री ही पढ़ें या ज्योग्राफी ही पढ़ें, क्योंकि कंपटीशन में किसी भी सब्जेक्ट का आपको विद्वान नहीं बनना है। यदि आप विद्वान बनने के फिर हम रह गए तो आपसे एग्जाम नहीं निकलेगा। आप उतना ही पढ़िए जितना आपके एग्जाम की सिलेबस में बतलाया गया हो, और उस एग्जाम के सिलेबस को सबसे पहले आपका एक कर्तव्य बनता है कि अपने एग्जाम के सिलेबस को सबसे पहले आप कंप्लीट करें। उसके बाद यदि आपका मन है कुछ विशेष पढ़ने का, कुछ एक्स्ट्रा संग्रहण करने का, तो आप संग्रहण करें, लेकिन एग्जाम के सिलेबस को पूरा करने के बाद, ना कि एग्जाम के सिलेबस से पहले। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक कंपटीटर जो छात्र होता है उसका सबसे पहला कर्तव्य यही होता है कि वह जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा है उस एग्जाम की सबसे पहले वह सिलेबस देखें और उस सिलेबस को पहले वो अपने माइंड में सेटअप करें, और उसके बाद उसके अनुकूल वो अपना एक रूटीन बनाए और उस रूटीन के अनुकूल वो अपने पढ़ाई पर अपना ध्यान फोकस करें। और यदि आप क्रमबद्ध और नित्य दिन अपने रूटीन को फॉलो कर रहे हैं तो एक दिन आपको लक्ष्य अवश्य मिलेगी। ऐसा भी नहीं कि एकाएक आप उठे और आप 10 दिन से पढ़ रहे हैं तो आपको लक्ष्य मिल जाएगा। ऐसा होता है, कोई कोई ऐसा 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 में कोई एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो कभी नहीं पढ़ा, बाहर से आया और एक बार एग्जाम बैठा वो पास कर गया। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता है, यह भी याद रखना। में भाग्य सबका साथ नहीं देता है। हमेशा आपको अपने कर्म पे ध्यान देना होगा और कर्म ही प्रधान है। आप जितना अधिक मेहनत करोगे आपको फल उतना अच्छा मिलेगा। लेकिन आप यह सोचिएगा कि 5 घंटा पढ़े तो हमें आईपीएस बन जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। आप 5 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन आप क्या पढ़ रहे हैं यह आपके ऊपर निर्भर करता है। एक होता है स्टडी और एक होता है स्मार्ट स्टडी। स्टडी का मतलब यह हुआ कि बस फलाना उस पुस्तक का नाम लिया, हम वो पुस्तक जाके मार्केट से खरीद रहा है और पढ़ना शुरू कर दिया। फलाने को देखे वह पुस्तक पढ़ रहा है, वही पुस्तक अब हम भी पढ़ेंगे। यह हुआ एक तरह से टाइम एक्सपेंड करना। मतलब कि अगला जो पुस्तक पढ़ रहा है, मार्केट में एक ही चीज के लिए हजारों प्रकाशक के बुक उपलब्ध हैं और मन में अशांति भी रहती है कि नहीं ये बुक नहीं, ये बुक फलाने भैया ने कहा ये बुक नहीं पढ़ना है, वो बुक पढ़ना है, तो आज चलो आज से वही बुक पढ़ेंगे। फिर वो बुक लाए खरीद के आप 10 दिन तक, नया में जब तक वह बुक है तब तक 10 दिन आप पढ़ेंगे, फिर बात करेंगे। फिर दूसरा को लड़का कुछ नया बुक बोला तो फिर आप वह बुक पढ़ना शुरू करते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है। कोई एक बुक लीजिए किसी भी एक सब्जेक्ट का, उस बुक को पहले एक बार पढ़ जाइए आप, उसके बाद दोबारा उस बुक को फिर से पढ़िए और पढ़ते समय उस बुक को दोबारा पढ़ते समय उस बुक को अंडरलाइन कर चलिए आप। और फिर थर्ड टर्म में जब उसको पढ़िएगा तो आप उतना ही पढ़िए जितनी बातों को आपने अंडरलाइन किया है। कहा भी गया है कि एक पुस्तक को, एक किताब को बार बार पढ़ना चाहिए, ना कि 10 किताब को 10 बार पढ़ना चाहिए। यदि आप एक ही किताब को बार बार पढ़ते हैं तो उसमें जो भी जानकारी दी गई है वह सारी जानकारी आपके माइंड में, आपकी बुद्धि में सेटअप हो जाएगा, जिसके बाद क्या होगा कि एग्जाम में किसी प्रकार का यदि प्रश्न आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा। कभी भी एग्जाम में किताब से बाहर प्रश्न नहीं होता है, बस नजरिया, और यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी तैयारी किस स्तर तक की है। तो इसलिए अपने तैयारी को ध्यान में रखते हुए, अपने आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। आज हम लोग देख रहे हैं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। मतलब क्या, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार यह किया जाता है कि भारत में जो है वन, वनावरण और वृक्षावरण और मैंग्रोव वन और कार्बन, मतलब कि इन सभी चीजों का आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है। और यह जो आंकड़ा है यह इसरो के संयुक्त प्रयास सैटेलाइट के द्वारा यह पिक्चर खींचा जाता है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति आता है और प्रत्येक वृक्ष को गिनता है कि रोसड़ा में इतना वृक्ष है, राजस्थान में इतना वृक्ष है, मध्य प्रदेश में इतना वृक्ष। जी नहीं, वो सैटेलाइट के द्वारा
एक लगभग डाटा लिया जाता है और उस डाटा के आधार पे रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तो पहली बार भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जो है वह 1987 में लाया गया पहली बार, और तब से प्रत्येक 2 वर्ष पर इस रिपोर्ट का प्रकाशन होता है। और इस रिपोर्ट में जब 1987 में जब लाया गया तो उस वर्ष यह बोला गया था कि जो भारत का जो क्षेत्रफल है उसका 33% भाग पर वनावरण मतलब क्या वन होना चाहिए, ऐसा बोला गया। और यह जो रिपोर्ट है यह प्रत्येक 2 वर्ष पर लाया जाता है। यह रिपोर्ट किस मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो भारतीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। मतलब क्या उसका जो एक निकाय है उस निकाय के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। और वर्तमान में उसके मंत्री कौन हैं? तो प्रकाश जावड़ेकर जी उसके मंत्री हैं। और यह जो रिपोर्ट है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष पर जब जारी की जाती है तो इसका मतलब है कि 2 वर्ष पर 2015 में जारी किया गया था, 2017 में जारी किया गया था, फिर अब वर्तमान में 2019 में इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। 2019 में यह रिपोर्ट जारी हुआ। अब यह रिपोर्ट फिर जारी हुआ कब? 2021, मतलब क्या 2019 से लेकर 21 तक में जितना भी परीक्षा हुआ कंपटीशन का उन सभी एग्जाम में प्रश्न जो पूछा जाएगा उसका बेस डाटा यही होगा, 2019 का डाटा होगा। जिस तरह से जनगणना रिपोर्ट आता है प्रत्येक 10 वर्ष पर, उसी प्रकार से वन स्थिति रिपोर्ट आता है प्रत्येक 2 वर्ष पर। तो अब हम लोग देखते हैं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के संबंध में कुछ कुछ बातों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो पूरा भारत में जो है वनावरण और वनाच्छादित इन क्षेत्रों में इस 2 वर्षों में क्या हुआ है? कुछ वृद्धि हुआ है। 2017 में जो डाटा था उसमें से कुछ वृद्धि हुआ। लगातार सरकार ऐसा प्रत्येक राज्य सरकार के द्वारा भी और केंद्र सरकार के द्वारा भी वृक्षारोपण पर जोर दिया जा रहा है। आपके बिहार में भी लगभग 1.5 से 2 करोड़ पौधा रोपने का लक्ष्य रखा गया नीतीश कुमार जी के द्वारा। और केंद्र सरकार के द्वारा भी जितना भी रेलवे का जमीन है आसपास उस पूरे खाली जमीन पर रेलवे के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा वृक्ष लगाया जा रहा है। तो यह सब कारण है इसमें बढ़ोतरी का। इससे क्या होगा कि पर्यावरण आपका संतुलित रहेगा तो आपका मौसम क्लाइमेट से मतलब सब कुछ पर प्रभाव पड़ता है आपके पर्यावरण से। तो इस कारण से अब इस रिपोर्ट को अब हम लोग को समझना जरूरी है। तो देखते हैं सबसे पहले 30 दिसंबर 2019 को यह रिपोर्ट कब जारी किया गया? तो यह रिपोर्ट जारी किया गया 30 दिसंबर 2019 को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा 16वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जारी किया गया। तो सबसे पहला प्रश्न तो यहाँ से यही बनेगा कि यह जो रिपोर्ट है यह भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट यह कैमी रिपोर्ट है? तो यह 16वीं रिपोर्ट है, सबसे पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट कब जारी किया गया? तो भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 30 दिसंबर 2019 को जारी किया गया। तीसरा प्रश्न, किस मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है? तो भारतीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत यह आता है। और इसके मंत्री कौन है? तो प्रकाश जावड़ेकर जी इसके मंत्री हैं। कितने वर्षों पे? तो 2 वर्षों पे। दूसरी बात, ISFR रिपोर्ट के अनुसार देश की कुल वन और वृक्षावरण के कितना किलोमीटर में वन है? तो 8,07,200 कुछ किलोमीटर, मतलब स्क्वायर किलोमीटर, मतलब क्या वर्ग किलोमीटर में। तो इतना डाटा याद नहीं रखना है आपको, डाटा याद रखना है 8.7 मतलब क्या 8.7 मतलब यह कि 8,07,000 कुछ इतना वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ भारत में। जो कि मतलब क्या यह तो बहुत कम पूछता है, आपसे पूछता है परसेंटेज में। तो जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.5 क्षेत्रफल। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पर वनावरण और वनाच्छादित है? तो हम लोग बोलेंगे 24.56% भौगोलिक से भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.56% जो है उस पर यह फैला हुआ है। तीसरी बात, देश में कुल वन और वृक्षावरण की स्थिति में वर्ष 2017 की तुलना में कितना स्क्वायर किलोमीटर वृद्धि हुआ है? तो हम लोगों का आंसर होगा 5188 वर्ग किलोमीटर में यह वृद्धि हुआ। कितना वर्ग किलोमीटर में? तो 5188 वर्ग किलोमीटर में। लेकिन जब पूछे परसेंटेज में तो 0.65%, मतलब क्या 2017 की तुलना में 2019 में वनावरण और वनाच्छादित जो क्षेत्र है उसमें कुल कितना प्रतिशत का
वन और वृक्षावरण की स्थिति में कुल कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है, तो 0.65%। जब पूछे वर्ग किलोमीटर में तो 5188 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। देश में कुल वनावरण 7,12,249 वर्ग किलोमीटर। देश में कुल वनावरण कितना है, 7,12,249 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.67% है। भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनावरण कितना प्रतिशत है, तो 21.67%, मतलब कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.67% वनावरण है, जबकि 24.56% कुल भौगोलिक क्षेत्र पर वनावरण और वनाच्छादित है। तो यहां से सीधा प्रश्न पूछा जाता है, ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार सबसे अधिक वनावरण में वृद्धि भारत के किस राज्य में हुआ है, तो सर्वाधिक वृद्धि भारत के कर्नाटक में हुआ है। हमें यह याद रखना है। कभी कभी आपसे मिस्टेक होता है और हम लोग यहाँ पर आंसर टिक करते हैं किसको, तो मध्य प्रदेश को, जबकि मध्य प्रदेश नहीं होगा। यहाँ पर पूछ क्या रहा है, तो 2019 की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वनावरण की वृद्धि किस राज्य में हुई है, तो सर्वाधिक वनावरण की वृद्धि हुई है कर्नाटक में। हमें यहाँ से यह याद रखना है। कर्नाटक से आपको यह भी याद रखना है कि कर्नाटक के राज्यपाल हैं बैजूभाई वाला। कर्नाटक के राज्यपाल कौन है, तो बैजूभाई वाला। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो कावेरी वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में है। ब्लैक बक अभ्यारण्य कहाँ है, तो कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वह भी कर्नाटक में है। मंगलुरु बंदरगाह कहाँ है, तो मंगलुरु बंदरगाह भी कर्नाटक में है। शरावती, तो यह भी कर्नाटक में है। और उसके बाद हिडकल परियोजना जो है, जो घाट प्रभा नदी पर है, वह भी कहाँ है, तो हिडकल परियोजना जो घाट प्रभा नदी पर है वह कर्नाटक में स्थित है। श्रावती परियोजना श्रावती नदी पर स्थित है, वह भी कर्नाटक में है। तुंगभद्रा परियोजना यह भी कहाँ है, तो यह भी कर्नाटक में है। और शरावती वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ, वह भी कर्नाटक में है। पुष्पगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक में है। कावेरी वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक में है। दांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक में है। ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक में है। तो यह सब हम देखें कर्नाटक से संबंधित। अब देखते हैं इसके मतलब के ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला 5 राज्य। यहाँ था कि सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुआ है, तो सबसे अधिक वृद्धि हुआ है कहाँ, तो कर्नाटक में। पूछेगा कितना, तो 1025 वर्ग किलोमीटर। कुल कितना वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुआ है, तो 1025 वर्ग किलोमीटर सर्वाधिक वृद्धि। दूसरा स्थान पूछे सर्वाधिक वृद्धि, तो आंध्र प्रदेश की। मतलब क्या 2019 वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि में पहला स्थान किस राज्य का, तो कर्नाटक का। दूसरा स्थान किस राज्य का, तो आंध्र प्रदेश का। कितना हुआ वृद्धि, तो 990 स्क्वायर मतलब क्या वर्ग किलोमीटर। केरल में 823 वर्ग किलोमीटर। जम्मू एंड कश्मीर में 371 वर्ग किलोमीटर। और हिमाचल प्रदेश में 334 वर्ग किलोमीटर। एक बार फिर देख लीजिए, सर्वाधिक वृद्धि कर्नाटक, दूसरा स्थान पर आंध्र प्रदेश, तीसरा स्थान पर केरल। कम से कम 3 तक आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश से आप लोग देख लीजिए, तो आंध्र प्रदेश मतलब क्या, यहाँ पर आंध्र प्रदेश से आप लोग पता होगा, आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी 1953 ईस्वी में। और राम लुलू के मतलब क्या, उन्होंने एक अनशन किया था, लगभग 52-53 दिन वो अनशन पर है। और उनकी मांगों पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, और आंध्र प्रदेश में जो आंदोलन हुआ था उस आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन भी बोला था, और वंदे मातरम गाया भी गया था। और यहाँ के मुख्य आंदोलनकर्ता कौन थे आंध्र प्रदेश के, तो राम लुलू। जवाहरलाल नेहरू मतलब इनकी मृत्यु के पश्चात भाषाई आधार पर राज्य का गठन किया गया था। तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब किया गया, तो आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया 1953 ईस्वी में। हम यह भी याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती है। और आंध्र प्रदेश से ही 2 जून 2014 को अलग करके तेलंगाना नामक नया राज्य बनाया गया है। कोलेरू झील कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। हुसैन सागर झील कहाँ है, तो वह भी आंध्र प्रदेश, लेकिन वह हैदराबाद और सिकंदराबाद की सीमा पर है। यह फिक्स कर दिया गया कि 10 साल तक हैदराबाद, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की जो राजधानी होगी वह संयुक्त होगी, मतलब क्या हैदराबाद।
हैदराबाद के समय आप लोग जानते होंगे, हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। अब हम लोग देखते हैं ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुकूल क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य, मतलब क्या सबसे अधिक वन किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश, MP मतलब मध्य प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र। मतलब क्या यहाँ पर पूछा कि सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुआ, तब बोलेंगे सबसे पहले कर्नाटक और तब बोलेंगे आंध्र प्रदेश। लेकिन यह पूछ रहा है यहाँ पर कि सर्वाधिक वन किस राज्य में है, तो सबसे पहला आंसर होगा मेरा मध्य प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। फिर पूछ रहा है कि देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल भौगोलिक मतलब कि देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वनावरण है, मतलब क्या वनावरण जो है, वनावरण में प्रतिशत में राज्य, यहाँ तो यह सर्वाधिक वन किस में है, अब यहाँ पे परसेंटेज में सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य का है, तो सबसे अधिक प्रतिशत वाला राज्य है मिजोरम। यहाँ से परसेंटेज पूछा था तो मिजोरम में प्रतिशत है, मतलब कि मिजोरम का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका लगभग 85.41% पर सिर्फ वन है, यह हम याद रखेंगे। मिजोरम का जो पूरा भौगोलिक क्षेत्र है उसका 85.41% पर कुल वन है मिजोरम में सर्वाधिक प्रतिशत में। लेकिन जब वैसे पूछे वनावरण क्षेत्रफल में तो मध्य प्रदेश, परसेंटेज में तो मिजोरम। मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में कितना है तो 79.63 अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश से 2011 की जनगणना के अनुसार एक प्रश्न बनता है, तो यह बनता है कि 2011 के जनगणना के अनुकूल सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश। 17 व्यक्ति मतलब क्या है वहां पर वर्ग किलोमीटर प्रति जनघनत्व है, कहाँ तो अरुणाचल प्रदेश मात्र 17। और सर्वाधिक जनघनत्व जब पूछे तो वह है बिहार का 1106, दूसरा स्थान तो बंगाल का 228, अरुणाचल प्रदेश कितना 79.63। तीसरा स्थान होता है मेघालय, मेघालय में कितना है कुल भौगोलिक क्षेत्र का, तो 76.33%, 76.33% मेघालय के कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है वहां पर वनावरण प्रतिशत में है। मेघालय का मतलब यह हुआ गारो खासी जयंतिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो वह मेघालय में पाई जाती है। और गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ी है वह भी मेघालय में ही पाई जाती है। और भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होता है, सबसे अधिक वर्षा वह मासिन, मतलब मेघालय के मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा भी होता है, हमें मेघालय से यह भी याद रखना है। चौथा मणिपुर, मणिपुर मतलब क्या 75.46% जो है वन कहाँ है, तो वह है मणिपुर में। और उसके बाद आता है कौन, नागालैंड, तो नागालैंड में सर्वाधिक कितना है, तो 75.31% नागालैंड में है। अब हम लोग देखते हैं देश में कुल मैंग्रोव कवर, मतलब क्या देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितना मैंग्रोव जो है वन है वह कवर करता है, तो इसमें हम बोलेंगे 4975 वर्ग किलोमीटर जो है मैंग्रोव वन है कुल कितना, तो 4975 वर्ग किलोमीटर, जो कि देश की कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो 0.15%। मैंग्रोव वन जो है वह देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पे है, तो 0.15% भाग पर मैंग्रोव वन है, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद उत्तर पूर्वी क्षेत्र मतलब क्या नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है उसमें कुल वनावरण कितना है, तो 1,70,541 वर्ग किलोमीटर, यह हम याद रखेंगे। मतलब क्या नॉर्थ ईस्ट स्टेट का कुल कितना वर्ग किलोमीटर में, तो 1,70,541 वर्ग किलोमीटर में। और कुल कितना प्रतिशत है उसका, तो 65.05%। तो हम लोग याद रखेंगे कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट का कुल कितना प्रतिशत, मतलब भौगोलिक क्षेत्र के कुल कितना प्रतिशत भाग पर वनावरण है, तो 65.5 मतलब 0.5%। तो यह हम देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो है सर्वाधिक वनावरण है, मतलब क्या यदि 100% उसकी भूमि है तो 100 में से 65% पर वन ही है, हमें यहाँ से यह पता चलता है। दूसरा बात, कुल भौगोलिक क्षेत्र का वृक्षावरण क्षेत्र कितना, मतलब क्या कुल भौगोलिक क्षेत्र का वृक्षावरण क्षेत्र कितना है, तो 2.89%, लगभग 95,027 वर्ग किलोमीटर। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर वृक्षावरण है, तो 2.89% पर, कितना पर 2.89% पर। और कितना वर्ग किलोमीटर जब पूछे तो 95,027, मतलब क्या 95,027 वर्ग किलोमीटर पर वृक्षावरण है।
और वनावरण और वृक्षावरण दोनों कितना है, तो 24.56%। सिर्फ वृक्षावरण जब पूछे तो कितना है, 2.89% पर। वनाच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हुआ, मतलब क्या 2017 की तुलना में 2019 में जो वनावरण की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में कुल कितना वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है, या जब पूछे प्रतिशत में कुल कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है, तो 0.56% का वनाच्छादित में वृद्धि हुआ है। और कितना वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुआ है, तो 3976 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ है 2017 की तुलना में 2019 के वनावरण की रिपोर्ट में। दूसरा बता रहा है कि वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल में, यहाँ था वनाच्छादित वन में, और यहाँ वृक्षों से आच्छादित 2017 की तुलना में वृक्षों से आच्छादित क्षेत्र में कुल कितना वृद्धि हुआ है, तो 1.29%। वनावरण में कितना हुआ, तो 0.56%, और वृक्षों से कितना हुआ, तो 1.29%। और कितना वर्ग किलोमीटर में, तो 12 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुआ है। सबसे अधिक मैंग्रोव वन, भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है, तो भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वन पाया जाता है पश्चिम बंगाल में। कितना प्रतिशत, तो 42.45% भारत में बंगाल में सर्वाधिक मैंग्रोव वन के साथ बंगाल पहला स्थान पर है मैंग्रोव वन में। दूसरा स्थान पे है गुजरात में कितना है, तो 23.66% गुजरात में क्या है, मैंग्रोव वन है। सर्वाधिक कहाँ है, तो बंगाल में है, कितना है, तो 42.45%। दूसरा कौन है, गुजरात 23.66%। उसके बाद अंडमान निकोबार कितना, तो 12.39%, और आंध्र प्रदेश 8.12% मैंग्रोव वन है। जब पूछे सर्वाधिक वृद्धि मैंग्रोव वन कहाँ की, मतलब क्या मैंग्रोव वन में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य कौन सा है, तो मैंग्रोव वन में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य है गुजरात। और दूसरा स्थान पे कौन है सर्वाधिक वृद्धि करने वाला मैंग्रोव वन में, तो वह राज्य है महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र, पहला स्थान गुजरात, दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र। फिर पूछ रहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ है, मतलब क्या पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक वन किस देश में है, तो पूरे विश्व में सबसे अधिक वन जो है वह है रसिया के पास। लगभग उसके भूमि का 58% भाग पे कुल वन है। दूसरा स्थान पे आता है ब्राजील, पहला स्थान पे रसिया, दूसरा स्थान पे ब्राजील, और तीसरा स्थान पे यूएसए। और हमारा प्यारा भारत जो है यह 1 to 10 में शामिल है, मतलब क्या 10वां स्थान पर भारत आता है। क्योंकि भारत का कितना है, तो लगभग 24.56%। होना कितना चाहिए था, तो 33%। हुआ कितना है, 24.56%। रसिया कितना है, लगभग 58%। दुनिया में सबसे अधिक कहाँ है, तो रसिया में। दूसरा स्थान किसका है, ब्राजील का। तीसरा स्थान किसका है, यूएसए का। प्यारा भारत का स्थान क्या है पूरे दुनिया में, तो प्यारा भारत का स्थान है 10वां। यह हम लोग ध्यान रखेंगे। देश में मैंग्रोव वनस्पति में वर्ष 2017 के आकलन की तुलना में 2019 में कुल कितना वृद्धि हुआ है, मतलब क्या मैंग्रोव वन में 2017 की तुलना में 2019 में कितना वृद्धि हुआ है, तो 54 वर्ग किलोमीटर, क्या 54 वर्ग किलोमीटर में 2017 की तुलना में 2019 में मैंग्रोव वन में वृद्धि हुआ है। परसेंटेज में पूछे कितना, तो 1.10%, 1.10% वृद्धि हुआ 2 साल में। कहा, तो मैंग्रोव वन में। मैंग्रोव वन सबसे अधिक कहाँ है, मतलब क्या जब रीजन में पूछे कि मैंग्रोव वन सबसे अधिक किस महाद्वीप में है या किधर है, तो वहां बताएंगे साउथ ईस्ट एशिया। सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया। सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहाँ, तो साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में पाया जाता है। ISFR रिपोर्ट 2017 की तुलना में भारत की 140 पहाड़ी जिलों में, मतलब क्या भारत की कुल कितने हिल्स डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब क्या पहाड़ी जिला, हिल्स मतलब पहाड़, डिस्ट्रिक्ट मतलब क्या जिला, कुल कितने पहाड़ी जिला में वनों में वृद्धि हुई है, तो 140 पहाड़ी जिला में 544 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। प्रतिशत कितना हुआ है, 0.19%। तो यहाँ सीधा प्रश्न पूछ सकता है कि जो भारत में कुल कितने हिल्स डिस्ट्रिक्ट हैं, तो 140, 44 नहीं 140, कुल कितना वृद्धि हुआ है हिल्स डिस्ट्रिक्ट में। सिर्फ हिल्स डिस्ट्रिक्ट में जब पूछे तो 0.19% हिल्स डिस्ट्रिक्ट में। और जब आपसे पूछे कुल हिल्स डिस्ट्रिक्ट, मतलब 140 जो हिल्स डिस्ट्रिक्ट है
उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितने प्रतिशत पर यह पाया जाता है, मतलब क्या यह वन पाया जाता है, तो कुल 40%। हिल्स डिस्ट्रिक्ट 140, उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र कितने प्रतिशत पर, तो 40%। ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार जनजाति जिला में कुल कितना प्रतिशत वन है, तो जनजाति जिला में वनों की जो परसेंटेज है वह है 37.54%। किसमें, तो ISFR रिपोर्ट 2019 के अनुसार जनजाति जिला में कुल कितने प्रतिशत पर वन है, तो 37.54%। भारत में जो है कुल 12 राज्य ऐसे हैं जहां मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। भारत में कुल 12 ऐसे राज्य हैं जहां मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो इस तरह से आप 1-2 बार वन स्थिति रिपोर्ट को आप पढ़ के तब आप एग्जाम देने जाइएगा, क्योंकि यहाँ से 1-2 प्रश्न अवश्य ही पूछता है, चाहे वो PCS लेवल का एग्जाम हो या SSC लेवल का एग्जाम हो। और यदि आप इस रिपोर्ट को 2-3 बार यदि आप देखते हैं तो आपके माइंड में यह रिपोर्ट क्या हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा। तो मतलब क्या, हमें मुख्य बात देखना है, जैसे देश के कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र पर है, कुल कितना वनावरण वृद्धि हुआ, कुल कितना वनाच्छादित में वृद्धि हुआ, कुल कितना हिल्स डिस्ट्रिक्ट है, और कुल कितना हिल्स डिस्ट्रिक्ट में वृद्धि हुआ, कुल हिल्स डिस्ट्रिक्ट के कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रफल पर यह वन है। तो इन सारी बातों को आप 1-2 बार पढ़िएगा, सुनिएगा, लिखिएगा, तो आपको यह याद हो जाएगा। और जब याद होगा तो आप एग्जामिनेशन हॉल में जब इससे संबंधित यदि प्रश्न आएगा तो आपसे छूटने की कोई संभावना नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह रिपोर्ट समझ में आएगा। धन्यवाद।